हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट पर। और जैसा कि आपको पता है, शाम की 5 बजे की हमारी क्लास है सीटेट एमपीटेट क्लास। हम देखते हैं डेली हर अलग अलग सब्जेक्ट। और आज हम देखने वाले हैं ईवीएस पेडागोजी के कुछ क्वेश्चंस। तो यस, ईवीएस में कुछ मैंने एनसीईआरटी इंक्लूड किया है और कुछ जो है आपका शिक्षण से है, क्योंकि वेटेज बराबर होता है सीटेट और एमपीटेट दोनों में ही ऑलमोस्ट। इसलिए दोनों ही पार्ट आपके लिए उतने ही इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन। ये जितने भी लोग जुड़ चुके हैं ये सबको गुड इवनिंग। ओके, तो लाइव चैट में जाइए और रिप्लाई करना स्टार्ट करिए। चलिए स्टार्ट करेंगे। तो जो आपका पहला प्रश्न है आज का वो है, पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए, आपको बताना है। अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना, प्रभावी अधिगम के लिए पाठ की दोहराई है, समय का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना, या शिक्षार्थियों को अनुशासन में बनाए रखना। ईवीएस में एक अच्छे दत्त कार्य का मेन जो है एम क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होता है वो होता है अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सीख सके, ये जो है मेन उद्देश्य होता है। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में विभिन्न प्रकरणों में एक खंड करके देखो को शामिल किया गया है, जिसका उद्देश्य क्या है। घर में शिक्षार्थियों को व्यस्त रखना, प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना, परीक्षा में निष्पादन को सुधारना, या वैज्ञानिक शब्दावली की परिभाषाएं सिखाना। तो चलिए देख लेते हैं इसका जो सही उत्तर होगा, क्योंकि करके देखो, खुद से स्वयं करके देखो। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही होता है, प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना। बच्चे खुद से कोई भी एक्टिविटी वगैरह है, जो कुछ भी है ईवीएस में, वो करके देखें, खुद से उनको एक्सपीरियंस हो उस चीज़ का। और क्योंकि अगर कोई चीज़ वो करके सीखते हैं तो वो उनका ज्ञान हमेशा के लिए परमानेंट हो जाता है। कविता पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में गरीबी, निरक्षरता और वर्ग असमानता जैसे सामाजिक मुद्दों पर बल देना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अनुभव इस उद्देश्य की प्राप्ति में अधिक प्रभावी होगा। क्वेश्चन को समझ लिया। वर्ग असमानता जैसे सामाजिक मुद्दों पे बल देना है, निरक्षरता, गरीबी, इन सारी चीज़ों पे। तो कौन सा अधिगम अनुभव जो है अच्छा होगा, ज़्यादा सबसे प्रभावशाली होगा, ये बताना है आपको। समझ लिया। चलिए देखेंगे अब ऑप्शंस। शिक्षार्थियों को संबंधित मुद्दों पर स्लोगन लिखने के लिए कहना, संबंधित मुद्दों पर विशेष व्याख्यानों का आयोजन करना, शिक्षार्थियों को संबंधित सामाजिक मुद्दों का चार्ट तैयार करने के लिए कहना, या फिर शिक्षार्थियों को संबंधित जानकारी एकत्र करने और विश्लेषण करने के लिए सामूहिक परियोजना लेने के लिए कहना। तो बिल्कुल यहाँ पे जो सही आंसर होता है प्रोजेक्ट वर्क, यहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्क करने वाली चीज़ होती है। शिक्षार्थियों को संबंधित जानकारी एकत्र करना, क्योंकि वो खुद से एकत्र करेंगे, इधर उधर पता करेंगे, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, तो पहली बात तो उन्हें इंटरेस्ट जगेगा इस काम में। और साथ ही साथ जो भी वो जानकारी प्राप्त करेंगे खुद से ढूंढ के, वो सुनी सुनाई चीज़ों से ज़्यादा इफेक्टिव होता है, उन्हें याद रहती हैं वो चीज़ें। विश्लेषण करने के लिए कहना और सामूहिक परियोजना लेने के लिए कहना, यानी कि उसका एनालाइज कर सकें, इसके लिए ग्रुप में वो एक प्रोजेक्ट समझ के इस पूरी एक्टिविटी को करें, संबंधित जानकारी एकत्रित करें और उसको एनालाइज करके एक अपनी रिपोर्ट तैयार करके प्रोवाइड कराएं, है ना। तो ये एक बहुत अच्छी एक्टिविटी हो जाती है। सहयोगात्मक अधिगम में पुराने एवं अधिक दक्ष विद्यार्थी छोटे एवं कम कुशल विद्यार्थियों का आकलन करते हैं। समूहों में द्वंद्व, गहन प्रतियोगिता, उच्च उपलब्धि और स्वगरिमा, उच्च नैतिक विकास। सहयोगात्मक अधिगम जो होता है उसमें क्या होता है, जैसे हम लोग भी करते हैं, क्लास में कोई अच्छा बच्चा होता है, इंटेलिजेंट बच्चा होता है, ज़्यादा तेज होता है, तो जो नए विद्यार्थी होते हैं या जो थोड़े से वीक होते हैं पढ़ने में, उनको हम वर्क दे देते हैं कि इसका देख लो, चेक कर डालो, आकलन करते हैं, हेल्प कर देते हैं, कोई चीज़ लर्न करा देते हैं। तो ये सहयोगात्मक अधिगम कहलाता है एक्चुअली। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, उच्च उपलब्धि और स्वगरिमा के कारण करते हैं। क्योंकि जब उन्हें ऐसा वर्क दिया जाता है तो अपने आप में वो बहुत ही प्राउड फील करते हैं, उन्हें लगता है कि वाह देखो, मैं इससे ज़्यादा तेज हूँ, इसलिए मुझे मिला है, मुझे टीचर ने ये काम दिया है, और बहुत ज़्यादा वो सेल्फ प्राउड फील करते हैं। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना ब्लैंक सहायता करना है। पाठ को आनंददायी और रोचक बनाने में, स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता को बढ़ावा देने में, शिक्षार्थियों में निहित भाषा एवं सांस्कृतिक विविधताओं का ध्यान रखने में,
सही दिशा में विद्यार्थियों की ऊर्जा का सारणीकरण करने में। तो जो सही आंसर यहाँ पे होता है वो होता है स्थानीय और वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता को बढ़ावा देने में सहायता करता है। नेक्स्ट देख लेंगे, परिवार निर्माण का दायित्व होता है क्या? पुत्र का, पत्नी का, पति का या पति पत्नी दोनों का? परिवार आपका ईवीएस में एक चैप्टर है, ध्यान रहे। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पति और पत्नी दोनों का। फीफा कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस। मैं बता दूं खेल भी एक टॉपिक चैप्टर है आपका ईवीएस में। और सही उत्तर जाता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर बी, फुटबॉल, फीफा फुटबॉल। पौधों एवं पेड़ों द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कार्बोहाइड्रोलिसिस, मोटोबॉलिक सिंथेसिस, फोटोबॉलिक सिंथेसिस या फोटोसिंथेसिस। आंसर सही होता है इस क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन नंबर डी, फोटोसिंथेसिस या हिंदी में जिसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? किवी, हमिंगबर्ड, शुतुरमुर्ग, पेंगुइन। तो नो डाउट ये आपका जीके के अंतर्गत भी आ जाता है ये क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर बी सही होता है, हमिंग बर्ड। कैसीन का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? दूध, मांस, मक्खन, अंडा। कैसीन सबसे ज़्यादा किस में मिलता है? सही उत्तर होता है बिल्कुल बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही हो जाता है, दूध। अगला प्रश्न, तो ये बेसिकली बहुत ही कॉमन सा प्रश्न है। हमारे शरीर में जल की मात्रा कितनी है? लगभग के फॉर्म में बताया हुआ है, 50%, 60%, 80% या फिर 75%। तो यहाँ पे देखिए जो सही उत्तर होता है, क्योंकि हमारे शरीर की बात हुई है कि हमारे शरीर में लगभग 70% जो है पानी होता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में 75 और 80 ये दो दिए हैं, 70 यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं दिया हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन पे अब बोर्ड जो सही माने उसी को आप सही मान सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे आप लगभग लगभग 75% बीच का जो है एक फिगर आप लगा सकते हैं। ठीक है, सही उत्तर इसका ये हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत में कौन सा शहर 7 टापुओं का नगर कहलाता है? देखिए जो पानी वाला है वो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा विवादित बेसिकली रहता है, क्योंकि 70 से लेकर 60 से लेकर आपको मिलता है अलग अलग जगह अलग अलग आंसर। कहीं पे 60%, कहीं पे 70%, कहीं पे 80% तक मिल जाता है। लेकिन इसका जो बेसिक आंसर है वो 70% है, जो बेसिकली बुकों में दिया रहता है एनसीईआरटी की। 70% दिया रहता है। अगर ऑप्शन में नहीं है तो आप 75 तक जा सकते हैं, उतना सही है। तो यहाँ पे 7 टापुओं का जो नगर है वो है ऑप्शन नंबर ए, मुंबई। बहुत ही फेमस है 7 टापुओं का नगर। भारत में ग्वार यानी कि क्लस्टर बीन्स का पारंपरिक रूप से सब्जी या पशु आहार के रूप में प्रयोग किया जाता है, किंतु हाल ही में इसकी खेती ने महत्व का स्थान प्राप्त कर लिया है, बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो गया है। क्यों हो गया है? इस संदर्भ में कौन सा कथन सही है आपको ये बताना है। बीजों से निकला गया तेल जैव निम्नीकरण सुघटियों के निर्माण में प्रयुक्त होता है, इसलिए इसके बीजों से निर्मित गोंद शेल गैस के निष्करण में प्रयुक्त होता है, इसलिए इस पौधे की पत्तियों के सार में प्रतिहिस्टामिन गुणधर्म होता है, इसलिए या यह उच्च गुणवत्ता के जैव डीजल का एक स्रोत है, इसलिए। तो सही आंसर होता है यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी, इसके बीजों से निर्मित गोंद शेल गैस के निष्करण में प्रयुक्त होता है, इस वजह से। यदि आप रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद यानी गुजरात जाएं तो आपको रेलवे स्टेशन पर अधिकतर बेचने वाले खाने की कौन सी चीज़ें बेचते मिलेंगे? तो आप कहाँ रहे हैं? गुजरात जा रहे हैं। ढोकला चटनी नींबू वाले चावल, छोले भटूरे और लस्सी, इडली चटनी तथा वड़ा चटनी, पूरी साग तथा ठंडा दूध। तो चलिए ठीक है, देख लेते हैं इसका जो सही उत्तर होता है। लॉकडाउन है, हालांकि आप कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन फिर इमेजिनेशन में अगर आप जा रहे हैं अहमदाबाद गुजरात तो रास्ते में रेलवे स्टेशन पे आपको मिलेगा ढोकला चटनी नींबू वाले चावल, ये सारी चीज़ें आपको अधिकतर बेचने वाले मिल सकते हैं।
तो ये हमारा छोटा सा सेशन था। मुझे पूरी उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पे अगर आप न्यू हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन चला जाया करे और आप 5 बजे ही ये लाइव क्लास ज्वाइन कर पाया करें, आप लाइव चैट में रिप्लाई कर पाया करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।